नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आलोचना से संबंधित विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आलोचना भाग 19। पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह किसका कथन है। कहने का आशय है कि जो भक्ति आंदोलन है ये भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, किसका कथन है। विकल्प ए कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, विकल्प बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प सी डॉक्टर रामसूत्र चतुर्वेदी का, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद भागीरथ मिश्र का। तो बिल्कुल इस प्रश्न को अगर ध्यान से आप देखे होंगे तो कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है ना। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में आलोचना से संबंधित विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आलोचना भाग 19। प्रश्न संख्या 1 है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है। कहने का आशय ये है कि भक्ति जो है आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है। विकल्प ये बता रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर विकल्प सी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, अथवा विकल्प डी डॉक्टर भागीरथ मिश्र का है। तो बिल्कुल मैंने बहुत पहले आपको उसको बताया था कि भक्ति आंदोलन क्या है, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो स्वाभाविक विचार का कितनी, बोले हजार भारतीय चिंतन धारा का, हजार भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। कौन, बोले भक्ति आंदोलन। तो हजार पार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा है ना इस कथन को कहा गया है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। विकल्प ए की बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि जो भक्ति आंदोलन है वो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया का फल है। तो इस इस्लामी प्रतिक्रिया के बारे में कौन कहते हैं, विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, दूसरी परंपरा की खोज क्या है, आलोचना है। किसने लिखा है इसको, तो बिल्कुल नामवर सिंह ने लिखा है। और जब हम लोग आलोचना विधा को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि देखिए आलोचना किसकी होती है, बोले जो नामवर व्यक्ति होता है ना। तो नामवर व्यक्ति की क्या होती है, आलोचना होती है, ध्यान में रखिएगा, तो है ना। और दूसरी परंपरा की खोज कब की जाती है, बोले 82 में, यानी कि 1982 में लिखा गया दूसरी परंपरा की खोज। आलोचना विधा है, किसने लिखा है, नामवर सिंह ने लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए आलोचना इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 3 है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है ना। कहने का आशय है कि भैया वो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं मोहन राकेश का है, विकल्प बी मुद्रा रासस का, विकल्प सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या फिर विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं होना चाहिए। ये कौन कह सकता है, ये वही रचनाकार कह सकते हैं जो खूब नाटक लिखे होंगे। तो बिल्कुल आप सही समझ गए हैं, विकल्प डी जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए प्रसाद जी का मानना था है ना क्या, कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 4 है कि विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं, है ना, इनमें से कि कौन जो है विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा है, विकल्प बी शांतिप्रिय द्विवेदी है, विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर विकल्प डी राम स्वरूप चतुर्वेदी है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विख्यात मार्क्सवादी, और इसी मार्क्सवादी को आप कह सकते हैं प्रगतिवादी आलोचक हैं। विकल्प ये डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। और रामविलास शर्मा जी की बात करें तो इनको निराला जी बहुत प्रिय थे और इसीलिए इन्होंने है ना
आपने देखा होगा निराला की साहित्य साधना लिखी थी आलोचना, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ये रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। ये मार्क्सवादी या प्रगतिवादी समीक्षक हैं। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 5 है कि त्रिवेणी में किन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। कह रहे हैं कि जो त्रिवेणी है उस त्रिवेणी में कौन कौन से 3 कवि आते हैं। बिल्कुल मैंने आपको पहले बताया था जब हम लोग उसको पढ़ रहे थे कि तू सूजा है ना, त्रिवेणी में तू सूजा है या त्रिवेणी में तू सो जा, तू सो जा, है ना, तू सोजा है, तू सूजा है, या आप कह दीजिए कि त्रिवेणी में तू सो जा। तो तू फार तुलसी हो जाएंगे, है ना, तुलसी। सु फार सुर हो जाएंगे, जा फार जायसी हो जाएंगे। तो दिमाग में रख लीजिएगा, त्रिवेणी में सूजा है, त्रिवेणी में तू सूजा है, तू सूजा है। देखिए कोई व्यक्ति होता है जब त्रिवेणी चला गया तो त्रिवेणी में उसको सम्मान हो गया। अब सम्मान उसको इतना ज़्यादा मिल गया कि त्रिवेणी से लौट के आया तो सूजा है, तो तू सूजा है, तू सूजा, तू सूजा, तू फार तुलसी, सु फार सुर, जा फार जायसी। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा सूर, है ना, तुलसी सुर जायसी, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 5 का विकल्प भी जायसी सुर तुलसी, है ना, ये त्रिवेणी के महान कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 6 है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन हैं। अब मध्यकालीन बोध के स्वरूप की बात करते हैं तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल हैं, विकल्प बी राहुल सांकृत्यायन है, विकल्प सी नामवर सिंह है, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बिल्कुल समझ रहे हैं। हम लोग जब भी इसको पढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ कि मध्यकालीन, है ना, बोध का स्वरूप कितना है, बताया 1000 है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1000 है, 1-2 नहीं बल्कि 1000 है। तो 1000 फार हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है कि भारतेंदु और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। देखिए एक अच्छा सा प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि भारतेंदु और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में रखना है कि भारतेंदु युग, है ना, और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। देखिए भारतेंदु युग में और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में लोग विलास करते हैं। क्या करते हैं, विलास करते हैं। विलास फार रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु का युग आया और हिंदी भाषा की जब विकास की परंपरा होगी तो देखे होंगे ना कि जब भारतेंदु युग को आप जानते ही हैं कि एक रेनेसा था, नवजागरण काल था, इसे ध्यान में रखिएगा। तो पुनर्जागरण, है ना, ध्यान में रखिएगा, पुनर्जागरण था। तो पुनर्जागरण में जब हिंदी भाषा का विकास हुआ, इसकी परंपरा हुई तो लोग विलास हो गए। बस ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में विलास करो, यानी कि डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा आलोचक नहीं है, है ना। इनमें से एक जो है मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए नामवर सिंह को तो आप जानते ही हैं, है ना, तो बिल्कुल, है ना, नामवर सिंह है। विकल्प बी की बात करें शिवदास सिंह चौहान भी हैं, रामविलास शर्मा तो सबसे विख्यात ही हैं। विकल्प डी की बात करते हैं तो विकल्प डी विजय देव नारायण शाही जो हैं वो मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। और बात करें मार्क्सवादी या प्रगतिवादी विचारधारा के जो आलोचक हैं उनको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में बैठा लें, जिनमें आप देखे होंगे देवराज जी हैं, है ना, नरेंद्र मोहन जी आपको मिलेंगे, तो डॉक्टर नामवर सिंह मिलेंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, शिवदास सिंह चौहान हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, अमृत राय हैं और नरेंद्र शर्मा बहादुर सिंह हैं। तो ये और डॉक्टर देवराज सिंह हैं। इनको देखेंगे तो मार्क्सवादी आलोचक या प्रगतिवादी आलोचक हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 8 का विकल्प डी विजय देव नारायण शाही इज राइट आंसर। ये मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। देखिए इसमें अगर देखा जाए कौन सी कृति रामविलास शर्मा जी की है। ठीक है ना। विकल्प ये कह रहे हैं कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, विकल्प बी दूसरी परंपरा की खोज, तो नामवर जी का है, 82 में लिखा है, विकल्प सी छायावाद और विकल्प डी है भाषा और समाज। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, भाषा और समाज में लोग क्या हैं, विलास करते हैं, है ना, विलास करते हैं। नहीं कि रामविलास शर्मा जी की क्या है, आलोचनात्मक कृति है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 9 का विकल्प डी भाषा और समाज इज राइट आंसर। तो भाषा और समाज में विलास पर रामविलास शर्मा जी की, है ना, ये रचना है। ठीक है, चलिए
आगे प्रश्न संख्या 10 है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त कर लिया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में है, यानी कि यह कथन किसने कहा है? कहा है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे मुक्त कर लिया जैसे निराला ने कविता के छंदों को बंधन से मुक्त कर लिया। उपयुक्त कथन किसके संबंध में है ना? तो बिल्कुल ये कथन की बात अगर की जाएगी तो बिल्कुल ये कथन किसने कहा है? बिल्कुल विकल्प बी रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। ठीक है ना? थोड़ा सा इस चीज़ को जान लीजिएगा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को निराला जी बहुत प्रिय थे, तो निराला की साहित्य साधना इन्होंने लिखा है 1969 में लिखा है ना? 70 में उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो यही जो रामविलास शर्मा जी को प्रिय थे निराला जी, तो निराला जी से संबंधित ढेर सारी बातें कर सकते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो निराला को प्रिय थे रामविलास शर्मा, ध्यान में रखिएगा और इस कारण से इस विकल्प को दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि आलोचना को भाषाई सिद्धांत रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे मुक्त किया। तो किसने मुक्त किया था आलोचना को रीतिबद्धता से? रामविलास शर्मा जी ने मुक्त किया था। कैसे? जैसे किसने? आप निराला जी ने मुक्त किया था, है ना? तो निराला जी इनके प्रिय थे, तो निराला जी ने जब आप देखे होंगे कविता को छंदों से मुक्त किया तो बिल्कुल रामविलास शर्मा जी ने, है ना, आलोचना को रीतिबद्धता से मुक्त कर दिया। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 10 का विकल्प बी डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 11 है कि अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्य शास्त्र कौन पढ़ता है? इसकी चर्चा हम लोग एक बार और कर चुके हैं। तो बिल्कुल जो डॉक्टर होगा, है ना, और कैसा होगा? नागेंद्र होगा। तो डॉक्टर नागेंद्र अरस्तु का काव्य शास्त्र कौन? डॉक्टर नागेंद्र पढ़ते हैं। डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 111 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 12 है कि कविता के नए प्रतिमान। देखिए, कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान, तो देखिए यहाँ पे नए है, जहाँ पे नए देखिएगा वहाँ पे नामवर लगाइएगा, और जहाँ पे आपको आ जाएगा नई कविता के प्रतिमान, नई तो नई लक्ष्मी होती है ना? जब कोई औरत शादी करके घर आती है तो उसको लोग लक्ष्मी मानते हैं, है ना? तो नई लक्ष्मी होती है। नई कविता के प्रतिमान यानी कि लक्ष्मीकांत वर्मा होंगे। तो ध्यान में रखिएगा, नया और नई, तो जहाँ पे नए देखिएगा नामवर, है ना, और नई कविता वहाँ पे लक्ष्मी, ध्यान में रखिएगा। फिलहाल इसमें अगर देखा जाए कविता के नए प्रतिमान तो विकल्प बी डॉक्टर नामवर सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 का विकल्प बी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 13 है कि आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए, आलोचना एक बड़ी समृद्ध पत्रिका थी, है ना? इस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो आलोचना अभी आप लोग देख रहे हैं बार बार की आलोचना उसी की हो रही है जो नामवर व्यक्ति है ना? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, आप कहते भी हैं। और ये भी जान लीजिएगा कि जिस व्यक्ति को नाम होगा वो बदनाम जरूर होगा। तो ध्यान में रखिएगा, आलोचना तो उसी की होगी जो नाम वाला होगा। तो आलोचना पत्रिका नामवर, ठीक है ना? प्रश्न संख्या 13 का विकल्प ए डॉक्टर नामवर सिंह इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 14 है कि रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं। रसमीमांसा सब लोग जानते हैं कि रसमीमांसा किसमें है? बोले रामचंद्र शुक्ल की। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल की है। और प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना? वैसे भी जानते हैं कि मीमांसा किसका? राम का। रस मीमांसा राम का फर रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 15 है कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है ना? तो 3 कहानी की चर्चा हम लोग बार बार करते हैं ना, कि 3 कहानी रचना कर करके हिंदी साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले साहित्यकार कौन हैं, है ना? विकल्प बी चंदर शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। ठीक है ना? अब 3 कहानी कौन कौन सी हैं? तो हम लोगों ने एक ट्रिक देखा था, उस ट्रिक से हम लोग याद करते हैं ना कि सुखमय, है ना, सुखमय जीवन काटा उसने, है ना? सुखमय जीवन की बात करते हैं तो सुखमय जीवन की एक रचना है 1911 में, है ना? काटा, बुद्धू का काटा 1914 में। अब उसने कहा था 1915 में, ध्यान में रखिएगा। ये चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई 3 बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, और इन्हीं 3 प्रसिद्ध कहानियों से चंद्र शर्मा गुलेरी जी हिंदी साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना पाए हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प बी चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए।
आगे प्रश्न संख्या 16 है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे मार्क्सवादी है ना वहाँ पे प्रगतिवाद है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो जहाँ मार्क्स है वहाँ प्रगति है। तो मार्क्स को आप लोग अंक भी कहते हैं, नंबर भी कहते हैं। तो जब अच्छे अंक मिलेंगे तो प्रगति होगी, है ना। तो अच्छे अंक मार्क्स, वहाँ पे प्रगति, ध्यान में रखिएगा। और मार्क्सवादी को प्रगतिवाद से जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 16 का विकल्प ये प्रगतिवाद इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 17 है कि इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं, है ना। कह रहे हैं कि इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। विकल्प ये हिंदी साहित्य की भूमिका हजार होती हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विकल्प बी निराला आत्महत्या आस्था। विकल्प सी मध्य बोध का स्वरूप। तो मध्यकालीन बोध की बात करते हैं तो ये भी हजार होते हजारी प्रसाद का है। यहाँ पर देखिए विकल्प डी, तो बिल्कुल भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद की बात की जाए तो देखिए भारत में जो अंग्रेजी राज था और मार्क्सवाद था, ये क्या करते थे, भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद विलास करते हैं, है ना। तो भारत में देखे होंगे जो अंग्रेज आए थे ना, विलास करने के लिए आए थे, यहाँ की चीज़ों का उपभोग करने के लिए आए थे। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत में अंग्रेजी राज क्या करता था, विलास करता था। तो विलास फॉर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 17 का विकल्प डी को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 18 है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है। अब दूसरी परंपरा की खोज आपको करनी चाहिए और करनी है तो भैया, है ना, क्या है, कुछ नामवर व्यक्ति को ले लीजिए। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह कब, 1982 में, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। दूसरी परंपरा की खोज करने के लिए 82 लोग या 82 जन या 82 वर्ष लगते हैं, 82 कोर्स जाना पड़ता है, जो भी हो 82 को जोड़ लीजिए। दूसरी परंपरा की खोज 82, ठीक है ना। 1982 में लिखा गया, कौन, नामवर सिंह ने लिखा, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर लोग करेंगे और कहाँ, 82 कोर्स जाकर करेंगे या 82 दिन में करेंगे, 82 मिनट में करेंगे, 82 घंटे में करेंगे, जैसे भी करेंगे 82 आप लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 19 है, सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के लेखक कौन हो सकते हैं। बिल्कुल देखिए जो नंद हैं, सुमित्रा नंदन, नंद नागेंद्र, सुमित्रा नंदन पंत नागेंद्र, है ना, ध्यान में रखिएगा। तो सुमित्रा नंदन पंत नागेंद्र, जहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत हैं वहाँ पे नागेंद्र हैं। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत है वहीं पे नागेंद्र है, बिठा लीजिएगा। इस प्रश्न को इसी तरह से दिमाग में याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 20 है कि प्रगतिवाद किसकी कृति है। देखिए कृति है यानी कि रचना है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद रचना किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं शिवदान सिंह चौहान का, विकल्प बी कह रहे हैं अमृत राय का है, विकल्प सी कह रहे हैं प्रकाश चंद्र गुप्त का, या फिर विकल्प डी डॉक्टर देवराज का। तो देखिए प्रगतिवाद कब होगा, है ना, जब शिवदान सिंह चौहान का प्रगतिवाद है ना। तो प्रगतिवाद कैसे होगी, शिव के दान से होगी, ध्यान में रखिएगा। प्रगतिवाद कैसे होगी, शिव के दान से होगी, शिवदान चौहान इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा, प्रगति कैसे होगी, बोले सर शिव के दान से प्रगति होगी, यानी कि प्रगतिवाद कृति के लेखक है शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। तो जब हम लोग निबंध पढ़ रहे थे तो मैंने इसको आपको बताया था कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण, है ना, दिनकर, ध्यान में रखिएगा। PMP बताया था, PPM दिनकर, है ना, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। और देखिए प्रश्न संख्या 21 का विकल्प सी दिनकर सही है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 22 है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है ना। इन्हीं की कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी। अब देखिए जो मानवता को आप, है ना, कामायनी की रचना किसकी, प्रसाद की, कब, 1935 में, है ना। कामना करते हैं भगवान 3-5 ना हो, है ना, 1935 में। आपने पढ़ा है कि इसमें 15 सर्ग हैं, ठीक है ना। तो ये जो कामायनी है, इस कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। किसने प्रदान की है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो देखिए किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, दुलार में बहुत बड़ी नाम दे देते हैं, दुलार में बहुत बड़ा नाम देते हैं। तो मानवता के रसात्मक इतिहास की, है ना, संज्ञा दुलार में दी गई है। दुलार फॉर नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो बिल्कुल दिमाग में बैठाइएगा कि मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा
कामायनी को दुलार में दी गई है, तो दुलार फॉर नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। देखिए मित्रों, थोड़ा सा टाइम आपका हम जरूर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि अभी भी हिंदी साहित्य की तैयारी शुरू किए हैं या कर रहे हैं, तो उनको ढेर सारी रचनाओं को याद करना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो कोशिश हम करते हैं कि हम लोग कुछ उसके साथ मिर्च मसाला लगा करके, क्लू लगा करके उस रचना को जोड़ दिया जाए, ताकि आपको याद करने में ढेर सारी सुविधा हो। तो जितने भी भाई बहन मित्र देख रहे हैं, प्लीज़ इस सेशन को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें अगर ना किए हों, और अगर आपका मन करे तो एक आध लोगों को शेयर भी करें। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमको भी आत्मबल मिलता है और आपके लिए कुछ करने की इच्छा बिल्कुल बढ़ती है, और अच्छे ऊर्जा के साथ, गति के साथ हम लोग आपके लिए अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। फिलहाल प्रश्न संख्या 22 का विकल्प है सी, नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 23 है, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है। फिर देखिए, महाकवि सूरदास, आप सूरदास ही कह सकते थे, आप कवि सूरदास कह सकते थे, लेकिन आप महाकवि सूरदास कह रहे हैं, किसकी आलोच्य कृति है। तो महाकवि सूरदास बिल्कुल आप जब भी कहेंगे तो दुलार में कहेंगे, तो दुलार की बात आ गई, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। ठीक है ना। दुलार में आपने बिल्कुल कामायनी को क्या कह दिया, मानवता का रसात्मक इतिहास कह दिया। दुलार में आपने क्या किया, सूरदास को महाकवि सूरदास कह दिया, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 22-23 दोनों का जो उत्तर होगा विकल्प सी ही है, नंद दुलारे वाजपेयी, और नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 24 है कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जो मानस का हंस होता है बिल्कुल वो अमृत का गागर है, इसीलिए तो बेहतर है ना। मानस का हंस बेहतर है, क्यों बेहतर है, क्योंकि सर वो अमृत का गागर है। अमृत का गागर माने अमृत लाल नागर। ठीक है ना। मैंने बताया था कि बिल्कुल आपको इसी रूप से, इसी क्लू से याद करना है कि मानस का हंस, बोले सर बेहतर है, क्यों बेहतर है, क्योंकि अमृत का गागर है, यानी कि अमृत लाल नागर द्वारा लिखा गया। मानस का हंस है 1972 में लिखा गया है, जीवनी परक उपन्यास है। जीवनी है किसकी, तुलसीदास जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 24 का विकल्प ए, अमृत लाल नागर को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 25 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। अभी आपने देखा था भारतीय युग और है ना नई कविता का विकास परंपरा, है ना। अब 25वां प्रश्न क्या आ गया कि यहाँ पर थोड़ा सा हटकर आ गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो देखिए, अब भैया जब महावीर प्रसाद द्विवेदी हो और हिंदी का नवजागरण हो तो क्या करो, तो विलास करो, उसमें विलास करो। और वहाँ पे आपने देखा था भारतीय युग और नई कविता की परंपरा का विकास, उसमें विलास करो। तो दोनों की दोनों रचनाएं, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण हो, चाहे भारतीय युग हो और कविता परंपरा का विकास हो, दोनों मिल जाए तो दोनों में विलास करो। विलास की बात आ गई तो रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 25 का विकल्प ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 26 है कि विक्रमो उर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। देखिए, जब हम लोग निबंध विधा को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी ये प्रश्न आया था। ठीक है ना। तो विक्रमो उर्वशी की मूल कथा के लेखक कौन होंगे, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प ये चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर, है ना। तो विक्रम उर्वशी की मूल कथा के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और गुलेरी जी की बात करें तो कुछ इनके और निबंध हैं, जिनमें एक निबंध इनका है गोबर गणेश, इसे ध्यान में रखिएगा। मारस मोहि कुठाव, कछुआ धर्म, है ना, ये रचनाएं भी किसकी हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 26 का विकल्प ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 27 है कि निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति कितने भाग हैं, यानी कि जो निराला की साहित्य साधना है। अब देखिए, निराला किसको प्रिय थे, तो आप लोगों को भी मैंने बताया था, है ना, किसके प्रिय थे, बिल्कुल रामविलास शर्मा जी को थे। तो रामविलास शर्मा जी ने लिखा, कब लिखा, 1969 में लिखा, और 1970 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इस कृति को। कह रहे इस आलोचनात्मक कृति के कितने भाग हैं, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। इस आलोचना कृति की बात करते हैं तो बिल्कुल 3 भाग हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। 3 भाग इज राइट आंसर, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। 3 खंड हैं। ठीक है ना। चलिए, एक दिन अगर टाइम मिल गया तो ढेर सारी जो रचनाएं हैं, किसमें खंड है, किसमें सर्ग है
है ना, किस में काल है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, किस में कांड है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे सरसरी तौर पर। 10 या 15 मिनट की क्लास होगी, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या 27 का विकल्प सी 3 इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 28 है कि हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम, यानी कि हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक कौन हो सकते हैं, है ना, काव्य की भाषा परक समीक्षक कौन हो सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो भैया देखो, हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षक वही हो सकता है ना जिसका स्वरूप थोड़ा सा कैसा होगा, राम जैसा होगा। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर। हिंदी में काव्य भाषा परक समीक्षा वही कर सकता है जिसका स्वरूप राम स्वरूप जैसा होगा। तो राम स्वरूप मतलब राम स्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 का विकल्प डी सही होगा, ठीक है ना। ये दिमाग में रखिएगा कि काव्य भाषा परक समीक्षा कौन करेगा, जिसका स्वरूप राम जैसा होगा। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 29 है कि कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं। अब देखिए, कबीर बाज हैं, कपोत हैं, पपीहा हैं, है ना, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो इतना जो व्यक्ति हो जाएगा ना भैया, वो वीर हो जाएगा, और ऐसा वीर जो धर्म का वीर होगा। बस दिमाग में रखिएगा, कबीर, बाज, कपोत, पपीहा भी हैं, तो क्या हो गए, वीर हो गए। कैसे वीर हो गए, धर्म के वीर हो गए, धर्म के वीर, है ना। तो धर्मवीर भारती इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 29 का विकल्प ए को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 30 है कि प्रगतिवादी समीक्षक है। फिर देखिए वही प्रश्न आपका आ गया कि प्रगतिवादी समीक्षक, यानी कि प्रगतिवादी को आप कह सकते हैं मार्क्सवादी समीक्षक। तो मार्क्सवादी, प्रगतिवादी समीक्षक दोनों को ध्यान में रखेंगे, दोनों का उत्तर एक होता है। तो प्रश्न संख्या 30 का विकल्प बी रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है कि प्रश्न संख्या 31 साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है। देखिए साहित्यालोचन की बात करते हैं, साहित्य को लोचन से देखेंगे ना तो बड़ा सुंदर होगा, है ना, बड़ा सुंदर होगा। सुंदर फार श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 का विकल्प ये श्याम सुंदर दास, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, साहित्य को अगर लोचन से देखेंगे तो बड़ा सुंदर होगा, सुंदर फार श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं। अब देखिए प्रेमचंद सामंत के मुंशी हैं, है ना, ये कौन कह सकता है। सामंत का मुंशी, सामंत का मुंशी, है ना। तो भैया सामंत का मुंशी जो होगा वो प्रेमचंद सामंत एवं धर्म का मुंशी हैं। प्रेमचंद सामंत एवं धर्म का मुंशी हैं। तो प्रेमचंद सामंत का मुंशी, धर्म का मुंशी, ध्यान में रखिएगा। तो प्रेमचंद सामंत का, सामंत एवं धर्म का मुंशी हैं, सामंत एवं धर्म का मुंशी हैं। तो सामंत एवं धर्म का मुंशी मतलब धर्मवीर भारती इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। कबीर, बाज भी, कपोत भी अभी आपने देखा, है ना, पपीहा भी तो धर्म का है, धर्मवीर का है। और यहाँ पर देखिए कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी हैं तो धर्म के हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रेमचंद सामंत और धर्म के मुंशी हैं, सामंत और धर्म के मुंशी हैं, इन्हीं की धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, इसके ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि तुलसीदास आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं। देखिए एक पुस्तक है तुलसीदास आधुनिक वातायन, है ना, इस पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखिए तुलसीदास है, आधुनिक वातायन है, तो आधुनिक वातावरण में हम लोग किसी चीज़ को क्या करते हैं, कुंतल में नापते हैं, कुंतल में मापते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि आधुनिक साहित्य में, है ना, तुलसी को आधुनिक वातायन में, आधुनिक बातों में हम किस में, बोले सर कुंतल में नापेंगे। कुंतल, कुंतल फार रमेश कुंतल में फार मेघ, रमेश कुंतल मेघ इज राइट आंसर, ठीक है ना। तुलसी जब आधुनिक वातावरण में मिल जाएंगे, आधुनिक बातों में होंगे, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, कुंतल में नापेंगे। कुंतल फार रमेश कुंतल मेघ इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या 34 है कि लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की है। देखिए किसी का स्वयंवर हो, कितना बम्पर हो, कितना बेहतर हो, कोई बात नहीं है ना। अगर किसी चीज़ में थोड़ी बहुत भी कमी रह जाती है तो बालक हैं भट्ट से आलोचना कर देंगे, अरे कितनी व्यवस्था की है, बहुत तैयारी थी, सब कुछ था, लेकिन जब आइसक्रीमियाँ नहीं मिले तो क्या मतलब, है ना। कुछ न कुछ आलोचना कर देते हैं, कौन, बाल कृष्ण भट्ट, भट्ट से बाल बच्चे कर देते हैं। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, संयोगिता के स्वयंवर की आलोचना कौन, बाल बच्चे भट्ट से करते हैं, भट्ट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो बाल कृष्ण भट्ट इज राइट आंसर। यही बाल कृष्ण भट्ट हैं जिन्होंने हिंदी प्रदीप की रचना की है, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 34 का विकल्प डी इज राइट आंसर,
इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 35 है कि शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? देखिए भाई, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो शेखर एक जीवनी को हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में रखते हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 35 का जवाब आपको देना है, ठीक है ना। तो देखिए, बिल्कुल विकल्प बी डॉक्टर राम कमल राय। देखिए ना, ये राय है कि मैं 5 जो किसके उपन्यासों की राय मानता हूँ एक जैसी है ना। तो बिल्कुल डॉक्टर कमल राय, डॉक्टर राम कमल राय इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 35 के विकल्प बी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 36 है कि समीक्षात्मक कृति समूल आलोचना का पक्ष। देखिए भाई, एक कृति है, समीक्षात्मक कृति है, आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। अब आलोचना का पक्ष कौन लेगा, है ना। तो देखिए, अभी आपने देखा था कि जो आलोचना है कबीर मांझी पतिया धर्म के वीर थे, है ना। तो यहाँ पे समीक्षात्मक आलोचना जब होगी तो उसकी आलोचना का पक्ष कौन ले सकता है ना। देखिए, विकल्प सी रमेश चंद्र शाह इज राइट आंसर, ठीक है ना। एक रमेश कुंतल मेघ हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, एक रमेश चंद्र शाह हैं। तो देखिए, जो शाह व्यक्ति होगा, है ना, शहंशाह टाइप का व्यक्ति होगा, जब किसी की आलोचना होगी तो उसका पक्ष ले लेगा। कौन? शाह लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, शाह टाइप का व्यक्ति जो होगा वो क्या कर सकता है, वो जब किसी की आलोचना होगी तो उसकी आलोचना का पक्ष लेगा, है ना। समीक्षात्मक कृति, आलोचना का पक्ष कौन लेंगे? रमेश चंद्र शाह। जो शाह टाइप के व्यक्ति होगा उसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 का विकल्प सी रमेश चंद्र शाह इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 37 के निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? तो इनमें एक हैं, आप कह सकते हैं कि वन ऑफ देम राइटर, है ना, जिसने आलोचना नहीं लिखा, क्रिटिसिज्म नहीं किया है, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल नामवर सिंह की बात करें तो बिल्कुल बड़े प्रसिद्ध हैं, नामवर सिंह ने किया ही है ना। विकल्प सी की बात करें, शिवदान सिंह चौहान ने भी किया है, इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन विकल्प बी की बात करते हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने आलोचना नहीं किया है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। कबीर बांझ भी, कपोत भी, पपीहा भी, डॉक्टर धर्मवीर भारती अभी आपने देखा है ना। तो उसे ध्यान में आप बैठाइएगा। और प्रेमचंद सामंत का मुंशी है ना, सामंत और धर्म का मुंशी धर्मवीर भारती का है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न को फिर मैं कभी पूछूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 37 का विकल्प बी डॉक्टर धर्मवीर भारती जो हैं वो आलोचना का संपादन नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 38 है कि नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। अब कह रहे हैं किस पुस्तक के नामवर सिंह ने लिखा है। नामवर सिंह का कथन है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली, है ना, के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय इतिहास प्रणाली के आरंभ करने वाली पहली पुस्तक है। यानी कि पूर्ववर्ती जो व्यक्तिवादी प्रणाली थी उसके स्थान पर सामाजिक या जातीय प्रणाली, व्यक्तिवादी के स्थान पर सामाजिक जातीय प्रणाली करने वाली पुस्तक कौन हो सकती है ना। तो बिल्कुल विकल्प ए बता रहे हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका 1000 है। 1000 कितनी? बोले 40,000। 1940 में लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। इसे ध्यान में रखिएगा। किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। क्या कहा है? कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक और जातीय इतिहास प्रणाली, है ना, को आरंभ करने वाली है पहली पुस्तक है, ठीक है। चलिए, विकल्प ये हिंदी साहित्य की भूमिका 40,000 हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 39 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक कौन हैं। अभी आपने इसको देखा भी था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, बिल्कुल डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, है ना। भारतेंदु योग और कविता परंपरा का आपने देखा, है ना, और आपने भी देखा था नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, ये दूसरी बार आ गया, है ना। तो क्या हो? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण हो भैया, तो उसमें विलास करो, विलास फॉर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 का विकल्प ए को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 40 है कि धर्म नैतिकता और विज्ञान, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन हो सकते हैं भैया? जिनके अंदर धर्म भी हो, नैतिकता हो, विज्ञान भी हो।
है ना, ये सब धारण कर सकता है। जो धर्म नैतिकता विज्ञान को धारण करेंगे वो कौन होंगे? वो कोई और नहीं होंगे, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। राम ने धारण किया धर्म नैतिकता और विज्ञान, धर्म नैतिकता विज्ञान को धारण करो, धारी रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 41 है कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं। अब कह रहे हैं कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं, तो बिल्कुल हिंदी नवरत्न की बात करते हैं तो 1910 में लिखा गया है। किसने लिखा है? बंधु, तेरे बंधु है ना, मिश्र बंधुओं ने लिखा है। और मित्रों एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दे दीजिएगा कि हिंदी नवरत्न की बात जब भी आती है 1910 में लिखी गई है। किसने लिखा है? मिश्र बंधु ने लिखा है। और यही से एक विवाद उत्पन्न होता है कि देव बड़े या बिहारी बड़े, बिहारी बड़े कि देव बड़े। बिल्कुल जब यही हिंदी नवरत्न लिखी जाती है 1910 में, तो यहीं से देव बड़े कि बिहारी बड़े का विवाद उत्पन्न होता है, बहुत बड़ा विवाद जन्म होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 41 का विकल्प भी मिश्र बंधु को आप सही करिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 42 है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यह कथन किसका है? बिल्कुल मैंने इसको 2-3 बार बताया है। इसका उत्तर मैं आपसे चाहूँगा कि नई कविता परंपरा का विस्तार, नई कविता कहानी परंपरा का विस्तार, है ना। देखिए कविता का तिरस्कार, कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन कौन कह सकता है? जो राजा जैसा होगा, राजेंद्र होगा। बिल्कुल प्रश्न संख्या 42 का विकल्प भी राजेंद्र यादव इज राइट आंसर। ठीक है, जहाँ लक्ष्मी कैद। ठीक है ना, चलिए इनकी एक रचना है जहाँ लक्ष्मी कैद है। प्रश्न संख्या 43 है कि इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है, है ना। तो बिल्कुल ये तो हलवा सा प्रश्न है, कौन सा प्रकार नहीं है? तो बिल्कुल आलोचनात्मक आलोचना का प्रकार नहीं है। आलोचनात्मक आलोचना का प्रकार नहीं है। तो प्रश्न संख्या 43 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 44 है कि आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है ना। देखिए आलोचना को कला की सजगता की बात आ जाती है तो कौन कह सकता है कि आलोचना जो है कला की सजगता है? विकल्प ए कह रहे हैं कि मिडिल्टन मरे, विकल्प बी कह रहे हैं वार्ड कह रहे हैं, विकल्प सी कह रहे हैं हार्वर्ड रीड, या फिर विकल्प डी नॉर्मन फॉरेस्टर। तो बिल्कुल देखिए जो व्यक्ति आलोचना को कला की सजगता कहेगा तो इसका मतलब वो छोटा बहुत व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल मिडिल है, मिडिल में है ना। तो आलोचना को कला की सजगता के लिए क्या करो? मिडिल में रखो, है ना तो बहुत आगे रखो ना तो बहुत पीछे रखो, मिडिल में रखो। मिडिल आलोचना की सजगता है। किसी व्यक्ति को इतनी आलोचना मत कर दो कि ज़्यादा हो जाए और इतनी कम ना करो कि कम हो जाए, तो मिडिल में रख दो। बस ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आलोचना की सजगता के लिए क्या करना होगा? मिडिल में आपको रहना है। तो मिडिल्टन मरे इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 44 के विकल्प ए को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 45 है कि हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है ना। इनमें से आप कह सकते हैं कि हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? ठीक है ना, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प ए है नैषध चरित्र चर्चा, विकल्प बी है विक्रमांक देव चरित्र चर्चा, विकल्प सी है देव बड़े की बिहारी, और विकल्प डी है हिंदी कालिदास की आलोचना, है ना। तो देखिए अगर इनमें बात हम लोग करेंगे हिंदी आलोचना संबंधित पहली पुस्तक की, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 45 का विकल्प डी होगा हिंदी कालिदास की आलोचना इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा। किसने लिखा है? तो बिल्कुल इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए जो महा होगा, प्रसाद होगा, वीर होगा, वो सबसे पहले हिंदी है ना आलोचना संबंधी पुस्तक लिखेगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 45 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 46 है कि भारतीय समीक्षा के जनक हैं। तो देखिए कह रहे हैं भारतीय समीक्षा के जनक कौन? विकल्प बी राजशेखर। राजशेखर क्या हैं? भारतीय समीक्षा के जनक। राजशेखर भारतीय समीक्षा के जनक कौन? राजशेखर, है ना, ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय समीक्षा के जनक राजशेखर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 46 का विकल्प बी राजशेखर को आपको सही करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 47 है रोमांटिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदवाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रोमांटिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदवाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, है ना। बिल्कुल आप लोग उसका जवाब दें, है ना। बिल्कुल मैंने बताया था आपको किसने किया था, है ना। बिल्कुल विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। मैंने बताया था कि रोमांटिज्म
है ना, के लिए हिंदी में स्वच्छंदवाद रामचंद्र शुक्ल ने किया था, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो स्वच्छंद कौन है, बोले राम, राम स्वच्छंद है, स्वच्छंदा ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 48 है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किया, किसने किया। हिंदी में देखिए तुलनात्मक आलोचना होती है, तो मैं भी इस प्रश्न को एक बार और पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। और जब हम लोग आलोचना विधा को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने बहुत विधिवत आपको बताया था, है ना। इसका उत्तर दीजिए आप लोग, बिल्कुल कुछ लोग सही पकड़ेंगे, कुछ लोग गलत पकड़ेंगे, है ना। तो हिंदी में देखिए तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ अगर देखा जाए तो पद से किया जाता है। मैंने बताया था, यही टिकलो बताया था कि तुलनात्मक आलोचना जब होती है पद से होती है कि व्यक्ति का पद क्या है, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, है ना, या कुछ भी नहीं है। तो पद फॉर पदम सिंह शर्मा, ये ट्रिक मैंने बताई थी कि जब भी आपका तुलनात्मक आलोचना होगा भैया ना, तो आपके पद से होगा, पद फॉर पदम सिंह शर्मा। शहर नगर में आप देखते होंगे जिनके हस्बैंड है ना किसी पद पर बिल्कुल काबिज हैं, तो उनकी पत्नी लोग इधर उधर घूमती रहती हैं, एक ग्रुप बना लेती है, क्लब बना लेती हैं, है ना। तो बस दिमाग में रखिएगा। और जिसके हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं तो उनसे पूछते हैं तुम्हारे पति क्या करते हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा मित्रों, ढेर सारे भाई बहन हैं, है ना। तो पद से आप जान लीजिएगा तुलनात्मक आलोचना होती है, ठीक है ना। पद फॉर पदम सिंह शर्मा इज राइट आंसर, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति वस्तु की जो भावना पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। बस ये है किसी तरह से आपको आसानी से याद हो जाए, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए, बस एकमात्र यही उद्देश्य है। और मित्रों बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ये भी है कि जितनी जानकारी है वो मेरे पास आज भी समाहित है ना। क्योंकि मैं उस चीज़ को वैसे पढ़ता हूँ कि दिमाग में बनी रहे। ज़्यादातर चीज़ें मैं जो आपको शेयर करता हूँ लगभग 80% चीज़ें मुझे याद रहती हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप दिमाग में बैठाइए और आप लोग थोड़ा सा कोशिश कर लेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। क्योंकि आपका परिश्रम, आपका जो मेहनत है, मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आप लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। और किसी किताब या किसी प्रकार की मिस्टेक अगर मुझसे होती है तो तुरंत आप लोग उसको अवगत कराते हैं, सर यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है, इस प्रकार से आप अवगत कराते रहें, है ना। पठन पाठन में एक दूसरे की सहायता करें, मार्गदर्शन करें, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है, ठीक है ना। आज के अगर बात करें बेरोजगारी के युग में, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 48 का बिल्कुल आपने सही समझा, पद से ही क्या होता है, तुलनात्मक आलोचना प्रारंभ होती है, ठीक है। चलिए पदम सिंह शर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है कि यदि मैं कामायनी लिखता, है ना, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। अब भाई देखिए होगा यदि मैं कामायनी लिखता, कामायनी की बात करें 1935 में, किसकी रचना है, प्रसाद जी की रचना है। मैंने बताया था कामना करते हैं 3-5 ना हो, 3-5 ना हो, यानी कि 1935 में लिखी गई है। तो देखिए मित्रों, रचना के साथ उसका प्रकाशन वर्ष, रचना जो है बार बार चर्चा करने से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ढेर सारे हमारे भाई बहन जो हैं एनटीए की परीक्षा में बैठते हैं तो रचना का अनुक्रम बहुत से प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित। और अगर आपको 4 में से 2-3 अगर मिल गया तो आप उसको मिला ले जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो सामान्य रचनाएँ हैं उसको तो बिल्कुल उनके काल के साथ हम लोग दिमाग में रखें, ठीक है ना। यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं भैया। अगर मैं कामायनी लिखता तो क्या करता, बिल्कुल, है ना, समित्र आनंद के साथ लिखता। कैसे लिखता, समित्र आनंद के साथ लिखता। तो समित्र आनंद मतलब सुमित्रा नंदन पंत इज राइट आंसर, ठीक है ना। यदि मैं कामायनी लिखता तो समित्र आनंद के साथ लिखता, है ना, ध्यान में रखिएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि यदि मैं कामायनी लिखता तो पंत लिखता, पंत की तरह लिखता, पंत ने लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 49 का विकल्प बी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 50 है कि आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए अभी आपने देखा था आचार्य नंदुलारे वाजपेयी द्वारा, है ना, दुलार में इन्होंने क्या कहा, है ना, महाकवि सूरदास कह दिया, इसे ध्यान में रखिएगा। कामायनी को दुलार में क्या इन्होंने कहा है ना। अभी आपने देखा था कि कामायनी को दुलार में इन्होंने क्या कह दिया था, है, मानवता के रसात्मक इतिहास, है ना। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास तक की संज्ञा इन्होंने दे दी है, किसने, नंदुलारे वाजपेयी ने। तो भैया आप देखिए सौष्ठववादी आलोचक इनको कह दिया। किसने कहा कि सौष्ठववादी आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप दीजिए, है ना, बिल्कुल, है ना। देखिए जो सौष्ठववादी आलोचक होगा, जो व्यक्ति सौष्ठववादी होगा, तो सौष्ठववादी व्यक्ति के अंदर कुछ भागवत का दर्शन मिलता है, भगवान का दर्शन मिलता है। तो भागवत फॉर डॉक्टर
भागवत स्वरूप मिश्रा, इसे ध्यान में रखिएगा। सृष्टवादी व्यक्ति कौन है? जो भागवत जैसा होगा, भागवत जैसा स्वरूप होगा, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। तो भागवत का स्वरूप वाला होगा। जो सृष्टवादी व्यक्ति होगा वो बिल्कुल भागवत के स्वरूप वाला होगा। इन्हीं की डॉक्टर भागवत स्वरूप मिश्र जी ने इनको क्या कहा? नंद दुलारी वाजपेयी जी को कि सृष्टवादी आलोचक कहा है। प्रश्न संख्या 51 कि समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? विकल्प ये बता रहे हैं 1920 में, विकल्प बी 1930 में, विकल्प सी 1940 में, या फिर विकल्प डी 1950 में। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन विकल्प बी 1930 में हुआ था। इसे ध्यान में रखिएगा। कब हुआ? 1930 में। तो हजारी आगमन समीक्षा में 30 में, समीक्षा में 30 में, समीक्षा में 30 में, 30 फार 1930 में, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 52 है कि भारतीय पश्चात समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। तो कह रहे हैं कि चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य समीक्षा हो, दोनों ही दृष्टि से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन हैं? तो बिल्कुल विकल्प डी को आप देखिएगा कि भारतीय पश्चात दोनों समीक्षा की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ, यानी कि आप कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 52 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 53 है कि रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। तो देखिए रस मीमांसा की बात करते हैं ना, तो अभी इसके पूर्व वाले भाग में हमने बताया था कि रस की मीमांसा रस रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 53 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 54 है कि निम्नलिखित में से उस आलोचक का नाम बतलाएं जो आलोचना के साथ साथ जनवादी कवि भी है। तो देखिए कह रहे हैं कि उस आलोचक का नाम बताओ जो आलोचना के साथ साथ जनवादी कवि भी है। ध्यान में रखिए प्रश्न संख्या 54 को। विकल्प ए कह रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विकल्प बी कह रहे हैं डॉक्टर निर्मला जैन हैं, विकल्प सी कह रहे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, या फिर विकल्प डी हैं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक हैं। तो देखिए आलोचना के साथ साथ कवि भी हैं। बिल्कुल प्रश्न संख्या 54 का विकल्प सी डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। ठीक है ना। जो समालोचक के नाम बतलाना है जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। तो ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल प्रश्नवाचक 54 का विकल्प सी। तो देखिए समालोचना में और जन में कौन विलास करो, समालोचना में और जन में विलास करो फॉर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 54 है कि कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। कामायनी एक पुनर्विचार की बात करते हैं, इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विकल्प ए नंद दुलारी वाजपेयी, विकल्प बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, विकल्प सी हजारी प्रसाद, और विकल्प डी है मुक्ति बोध। तो ध्यान में रखिएगा जब कामायनी एक बार पुनर्विचार करती है ना, तो कामायनी एक बार पुनर्विचार जब करेगी तो मुक्ति का बोध चाहती है। मुक्ति का बोध पाने मुक्ति बोध जी ने लिखा है। ठीक है ना। जब कामायनी जो है एक बार पुनर्विचार करेगी, फिर से विचार करेगी, तो क्या बोले सर मुक्ति का बोध चाहती है। मुक्ति का बोध यानी कि मुक्ति बोध, है ना, इसके लेखक है। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 56 है कि छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? देखिए एक बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, है ना। अब बिल्कुल विकल्प डी आपको दिख रहा होगा, दिमाग में आ रहा है कि बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग ही नहीं था, है ना। अपनी आधारहीन कल्पना पर हिंदी का आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं। यही विकल्प हम लोग वहाँ पर सही किए थे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर इस तरह की कोई प्रश्न आता है कि, है ना, कि बंगला, है ना, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई कुछ प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है। तो हिंदी में जब छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है, इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यही विकल्प है कि बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग ही नहीं है। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या बिल्कुल 56 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 57 है कि छायावाद को समग्र रूप से समझने और समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं। देखिए भाई छायावाद तो कह रहे हैं कि समग्र रूप से समझने
और समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक। तो देखिए भाई, हम लोग इसका क्लू लेंगे कि समझने और समझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो भैया दुलार है। क्या है? दुलार है। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को समझाना है ना, तो समझना और समझाने के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? दुलार है। तो दुलार से समझाइए, प्यार से समझाइए, बात समझ में आ जाएगी। आपका बच्चा है, छोटा है, बात समझाते हैं, नहीं समझ में आता है, तो समझने और समझाने वाले है ना सबसे श्रेष्ठ समीक्षक दुलार है। तो दुलार फार नंद दुलारे वाजपेयी, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो समग्रवाद छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले सबसे श्रेष्ठ आलोचक हैं दुलार से। दुलार समझाइए, दुलार फार नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 57 का विकल्प सी को आप सही करिएगा, ठीक है ना। देखिए मित्रों, आलोचना विधा थोड़ा सा टफ है, इसलिए आलोचना विधा से संबंधित जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा हम लोग समय देते हुए चल रहे हैं, क्योंकि इसको आपको इसी समय याद भी करना है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 58 है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। देखिए, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास होगा तो किसका? तो ज्ञान का उदय होगा। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास होगा तो उदय होगा। उदय फार डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो ज्ञान का उदय होगा, हिंदी भाषा का उद्गम होगा, विकास होगा तो ज्ञान का उदय होगा। उदय फार उदय नारायण तिवारी, है ना। प्रश्न संख्या 58 का विकल्प डी इज ए राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 59 है कि लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। देखिए भाई, लघुमानव के बहाने कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? देखिए, कह रहे हैं कि अगर आपको लघुमानव के बहाने हिंदी पर एक बहस करनी है तो सही है। क्या है? सही है। अगर आप लघुमानव के बहाने हिंदी पर एक बहस करना चाहते हो तो सही है। क्या है? बोले सही है। सही माने शाही है। और कौन शाही? बोले सर विकल्प बी, विजय देवनारायण शाही। तो प्रश्न संख्या 59 का विकल्प बी इज राइट आंसर कि लघुमानव के बहाने अगर आपको हिंदी कविता पर एक बहस करनी है तो सही है। सही है, सही माने शाही है। विजय देवनारायण शाही इज राइट आंसर, ये इसके लेखक हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 60 है कि निम्नलिखित में से किसी प्रतिष्ठित आलोचक के रूप हैं, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है, यानी किसकी प्रतिष्ठा, किसी नहीं बल्कि किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है। आप कह सकते हैं कौन आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित है, इसका उत्तर ये हो सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर देखा जाएगा तो आलोचक के रूप में कौन है? विकल्प ये नामवर सिंह है ना। और हमने बताया भी था कि भैया आलोचना उसी की होगी जो नाम वाला व्यक्ति होगा, तो जो है नाम वाला वही बदनाम है, तो जो बदनाम व्यक्ति होगा है ना उसी की आलोचना होगी, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 60 का विकल्प ये नामवर सिंह इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 61 है कि निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है? अब मार्क्सवादी आलोचक, जो प्रगतिवादी आलोचक हैं वही मार्क्सवादी आलोचक हैं, तो बिल्कुल विकल्प भी रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 का विकल्प बी को आप सही करिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 62 है कि आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है ना। देखिए, आज़ादी के बाद जो हिंदी का क्रम आया, इन्हीं की वर्ष 1947 के बाद हिंदी का क्रम आता है, तो कौन सा क्रम आता है? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि आज़ादी के बाद हिंदी का पहला क्रम इनमें से आता है नई कहानी, है ना। अब नई कहानी आती है कब आती है? 1956 में। और नई कहानी के जो आपने देखा था प्रवर्तक थे ना, मैंने बताया था कमोरे हैं, है ना। नई कहानी बड़ी कमोरा है। कमोरा माने कमाने वाली है। कमोरा कमलेश्वर, का से कमलेश्वर, माँ से मोहन राकेश, रा से राजेंद्र यादव, ठीक है ना। कमोरा ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 62 का विकल्प बी नई कहानी इज राइट आंसर। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में सबसे पहला क्रम जो आया था नई कहानी का आया था, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 63 है कि हल्कू और मुन्नी मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? तो बिल्कुल ये प्रश्न देखिए, कहानी में भी हम लोग पढ़े थे कि हल्कू, मुन्नी, झबरा कुत्ता कब, पूस की रात कब 1923 में प्रेम से रहते थे। प्रेम फार प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। पूस की रात 1930 में। पात्र हल्कू, मुन्नी और झबरा कुत्ता, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 63 का विकल्प बी पूस की रात इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 64 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? देखिए, तीसरी या चौथी बार आ गया है ना। और मैंने बताया था आपके दिमाग में ये प्रश्न बिल्कुल रहना चाहिए, सभी लोग इसका उत्तर देंगे, उत्तर देने का प्रयास करें, ठीक है ना। क्या है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किस आलोचक का आलोचनात्मक ग्रंथ है?
जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब कुछ लोगों का आया भी, सही जवाब आया। बिल्कुल सही जवाब क्या है कि विलास करो। विलास करो किसमें? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में विलास करो। तो विलास फॉर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधा सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए इनमें से एक विधा ऐसी है जो सृजनात्मक विधा के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए आप कहानी की कविता की सृजना करते हैं, कहानी की सृजना करते हैं, निबंध की, लेकिन आलोचना जो विधा है ये सृजनात्मक विधा के अंतर्गत नहीं आती है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 65 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 66 है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है। तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा था कि रक्षाबंधन है ना, कौन? विशंबर नाथ कौशिक इज राइट आंसर। ठीक है, रक्षाबंधन विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 66 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 67 है दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज अभी हमने बताया था कि दूसरी परंपरा की खोज ऐसे वैसे लोग नहीं करेंगे, बल्कि जो नामवर लोग होंगे, जिनके नाम होंगे, वही लोग, नामवर लोग क्या करते हैं? दूसरी परंपरा की खोज करते हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज कौन करेंगे? नामवर लोग करेंगे। इन्हीं की नामवर संख्या है। कब लिखा गया? 1982 में, है ना। तो बिल्कुल दूसरी परंपरा की खोज लोग 82 वर्ष से कर रहे हैं, 82 घंटे से कर रहे हैं, 82 दिन से कर रहे हैं, 82 वर्ष से कर रहे हैं, जो भी दिमाग में आए, लेकिन 82 को आप बैठाइएगा। दूसरी परंपरा की खोज 82 घंटे से हो रही है, इसे ध्यान में रखिएगा। या दूसरी परंपरा की खोज 82 नामवर लोग कर रहे हैं जिनके बड़े नाम हैं। ठीक है ना। तो दूसरी परंपरा की खोज कौन करता है? नामवर लोग करते हैं, और 82 नामवर। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 67 का विकल्प डी को आपको सही करना है। आगे प्रश्न संख्या 68 है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। देखिए फिर वही प्रश्न घुमा के आ गया जो पहला प्रश्न था 51 वाला। रस मीमांसा, रस मीमांसा किसकी है? राम की है। राम फॉर रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 69 है कि निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है। तो देखिए आप सभी लोग समझ रहे हैं कि रस सिद्धांत के रूप में कविता की व्याख्या कोई और नहीं कर सकता है। बिल्कुल कौन कर सकते हैं? नागेंद्र। कौन कर सकते हैं? तो डॉक्टर नागेंद्र। प्रश्न संख्या 69 का विकल्प बी नागेंद्र इज राइट आंसर। नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुसार कौन कर सकते हैं? तो बिल्कुल विकल्प बी नागेंद्र इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 69 का विकल्प बी को आप सही करिएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 70 है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 70 की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, कि किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी है और उसकी असंतुष्ट पत्नी है, उसको विषय वस्तु बनाया गया है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 70 का विकल्प ये है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आज के परिवेश में आप लोग देखते होंगे कि लोग अपने अपने फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, है ना। ऐसे ट्रिक बनाइएगा कि जब लोग कामकाजी लोग क्या करते हैं, जब अपने फ़ोन में व्यस्त रहेंगे तो पत्नी क्या हो जाएगी? असंतुष्ट हो जाएगी। पत्नी असंतुष्ट हो जाएगी, बस दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना। तो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 70 के विकल्प ए को सही करिएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 71 है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। अब देखिए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, देखिए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी तक क्या होता है? दुलार होता है। दुलार होता है हिंदी साहित्य में 20वीं शताब्दी तक दुलार होता है। दुलार फॉर नंद दुलारे वाजपेयी। और किसका दुलार होता है? बोले नंद का। तो नंद 20 साल तक रहते हैं, ऐसे क्लू बनाइएगा, है ना। तो 20 साल तक दुलार किसका होता है? नंद का। नंद फॉर नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी तक दुलार होगा नंद का। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 72 है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। देखिए कहानी वाले प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, है ना। तो निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम अगर देखा जाए तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना, एकदम बिल्कुल विकल्प डी। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में किसका है ना? माधव प्रसाद सप्रे का। उसने कहा 15 बार, 15 बार 1915 में, है ना। किससे कहा? ध्यान में रखिएगा। उसने कहा था चंद शर्मा गुलेरी।
राजा निर्वसिया कमलेश्वर का 1957 में है। और परिंदे निर्मल होते हैं कितने, बोले 60, 1960 में निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 72 का अगर विकल्प आपको सही करना होगा तो विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है। प्रश्न संख्या 73 है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम होगा। अब इन आलोचनात्मक कृतियों को सही अनुक्रम में आपको लगाना होगा। तो किसको आप सही अनुक्रम में लगाएंगे, तो बिल्कुल देखिए जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं थोड़ी सी टफ महसूस होती है ना, इतनी आसानी से नहीं याद होता है। तो बिल्कुल आप पकड़िए सबसे पहले विकल्प बी को। हिंदी साहित्य का आदिकाल है ना, बिल्कुल 1952 में लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। कवि सुमित्रा नंदन पंत, एक रचना है 1976 में लिखी गई है दुलारे वाजपेयी द्वारा। हमने बताया था ना कि दुलार है ना, ध्यान में रखिएगा, 1976 में। मिथक और साहित्य भारतीय सौंदर्य बोध डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखा गया है, मिथक और भारतीय सौंदर्य और तुलसीदास डॉक्टर नागेंद्र 2001 में। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से आप प्रश्न संख्या 73 का विकल्प बी को सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 74 के प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम। देखिए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की बात करें तो इनकी जो आलोचनात्मक कृतियां हैं उन सभी कृतियों को क्रम से लगाना है। तो सबसे पहली कृति है जयशंकर प्रसाद, 1940 में इन्होंने लिखा था। दूसरा है आधुनिक साहित्य की बात करते हैं तो 1950 में लिखा था। कवि निराला की बात करते हैं तो 1965 में इन्होंने लिखा था। और नई कविता 1973 में। ठीक है ना, बिल्कुल प्रश्न संख्या 74 का विकल्प बी को आप सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 75 है कि 8 भागों में प्रेमचंद की कहानी किस नाम से संकलित है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जो प्रेमचंद जी की कहानियां थी वो सभी कहानियां मानसरोवर में संग्रहित हैं। और मानसरोवर में कुल 8 भाग हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। 300 कहानी 8 भागों में, किसमें, मानसरोवर में। किसका, मुंशी प्रेमचंद जी का। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 76 है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो बिल्कुल उसने कहा था 1915 में लिखा गया। किसने लिखा, विकल्प सी चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी जी की अन्य अगर कहानियों को देखा जाए तो आपने देखा था सुखमय जीवन उसने काटा, है ना, सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, और उसने कहा था 1915 में। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखे गए कहानियां। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 77 है कि सुकुल की बीवी किसकी रचना है। तो भैया सुकुल की बीवी बड़ी निराली है, निराली जी की रचना है। और इसके अलावा रचना एक है लिली, ध्यान में रखिएगा, लिली है ना, सुकुल की बीवी लिली, एक रचना इनकी और है लिली, और एक रचना है सखी, है ना, ध्यान में रखिएगा। तो सुकुल की बीवी लिली की सखी, सुकुल की बीवी लिली की सखी है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 77 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 78 है कि ताई कहानी के लेखक हैं। अब देखिए ताई कहानी की बात करते हैं तो बिल्कुल विकल्प डी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक इज राइट आंसर। ठीक है ना, ताई विश्व भर में, ताई कहाँ है, बोले ताई तो पूरे विश्व भर में है, ताई विश्व भर में, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 78 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 79 है कि परिंदे कहानी किसने लिखी है। तो बिल्कुल अभी आपने देखा कि परिंदे निर्मल होते हैं, कितने, बोले 60, 1960 में लिखा गया है। किसके द्वारा, निर्मल वर्मा द्वारा। इसे ध्यान में रखिएगा कि परिंदे निर्मल होते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके अलावा निर्मल वर्मा जी की कुछ और कहानियां हैं जिनमें आप कह सकते हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीज बहस में, कौवा और काला पानी। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 80 है कि पूस की रात कहानी के लेखक। फिर देखिए प्रश्न घुमा के आ गया, है ना। पूस की रात प्रेमचंद की है, कब लिखी गई, 1923 में है। और इसकी प्रमुख बात झबरा कुत्ता है ना, बिल्कुल मुन्नी है और हल्कू है। ठीक है ना, बिल्कुल प्रश्न संख्या 80 का विकल्प बी प्रेमचंद इज राइट आंसर। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है। अब देखिए परमात्मा के कुत्ते की बात करते हैं भैया, परमात्मा का कुत्ता मोहन है, बड़ा मोहन है ना। मोहन माने मन को मोह लेता है ना। तो मोहन यानी कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो परमात्मा का कुत्ता मनमोहन, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा।
आगे प्रश्न संख्या 82 है कि नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है। तो नई कविता और अस्तित्व में क्या करना है, मिल जाए जब कभी तो बिल्कुल धीरे से क्या कर लीजिए, हाँ विलास करिए। नई कविता के अस्तित्व में क्या करिए, विलास करिए। विलास फॉर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 83 है कि जीप पर सवार इलिया किसकी हास्य व्यंग्य रचना है। अब देखिए जीप पर सवार इलिया कब, शरद में, शरद पाद शरद जोशी, है ना। जब शरद होती है, ठंडी होती है, तो लोग जीप पे सवारी करते हैं। बस ऐसे दिमाग में बना लीजिएगा। और जब हम लोग कहानी पढ़ रहे थे तो हम लोग इसी ट्रिक से पढ़े थे कि जीप पे सवार इलियाँ कब होती हैं, शरद में। शरद पाद शरद जोशी द्वारा लिखी गई हास्य व्यंग्य कहानी है। और प्रश्न संख्या 83 का विकल्प है बी, शरद जोशी राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 84 है कि कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, डॉक्टर नागेंद्र रसवादी कहे जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 84 का विकल्प बी, डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर, है ना। तो नागेंद्र क्या है, रसवादी, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 85 है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं। तो इसको सब लोग जान रहे हैं कि जो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं वो बिल्कुल विकल्प डी मार्क्सवादी, और मार्क्सवादी का एक अन्य नाम है प्रगतवादी। तो ध्यान में रखिएगा, मार्क्सवादी या प्रगतवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से जितने भी विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए आलोचना संबंधित प्रश्न थे, उन सब की चर्चा मैंने आपको व्याख्यात्मक रूप से की, ट्रिक की सहायता से भी आपको याद कराने का प्रयास किया। और आशा करते हैं कि आप सबको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। वीडियो देखने के बाद आपको कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। अगली वीडियो में फिर इसी तरह से हम कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।